लद्दाख इस वक्त एक बड़े संकट से गुजर रहा है। जेनजी यूथ सड़कों पर हैं। उनकी सीधी मांग है लद्दाख शुड बी गिवन स्टेटहुड विथ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। लेकिन हालात बिगड़ गए हैं और इन प्रदर्शनों में अब तक 4 जाने जा चुके हैं। यह सवाल अब सिर्फ लद्दाख का नहीं बल्कि इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर और ट्राइबल राइट्स पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360, जहां बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 24/7 अपडेटेड, बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। तो आज हम लद्दाख के मौजूदा हालात पर गहराई से चर्चा करेंगे। हाल ही में लेह, जो लद्दाख की राजधानी है, वहां हिंसा भड़क उठी। इसमें सुनने में आया है कि कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें पुलिस पर्सनल भी शामिल है। शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। ये अचानक से कैसे हो गया सब? जी हाँ, ये हिंसक झड़पें वेंसडे को हुई। माहौल मतलब काफ़ी तनावपूर्ण हो गया था। प्रोटेस्टर्स ने कथित तौर पर रूलिंग पार्टी बीजेपी के एक लोकल ऑफिस और एक सिक्योरिटी व्हीकल में भी आग लगा दी। और ये लद्दाख में पिछले कई डेकेड्स में हुई सबसे गंभीर हिंसा मानी जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इसका इमीडिएट ट्रिगर क्या था? मतलब विरोध प्रदर्शन तो जहां तक मुझे पता है पहले से चल रहे थे। फिर अचानक इतनी हिंसा क्यों? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। विरोध प्रदर्शन तो असल में महीनों से चल रहे थे और वो भी काफी शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन ये ताज़ा हिंसा तब भड़की जब स्टेटहुड और 6th शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की मांग को लेकर 35 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठे 2 बुजुर्ग प्रदर्शनकारी थे, टेसरिंग एंगचुक 72 साल के और टाशी डोलमा 60 साल की। उनकी हालत मतलब काफी गंभीर हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। तो जैसे ही उनकी क्रिटिकल कंडीशन की खबर फैली, लद्दाख के युवाओं में गुस्सा बढ़ गया और वे बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। उससे फिर हालात बिगड़ गए। और इन प्रदर्शनों का चेहरा कौन है? हमने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का नाम काफी सुना है। वो अपने एजुकेशनल रिफॉर्म्स और क्लाइमेट चेंज पर काम के लिए जाने जाते हैं, है ना? हाँ, सोनम वांगचुक निश्चित रूप से इन प्रदर्शनों में एक प्रमुख आवाज रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने ही स्टेटहुड और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस यानी संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर यह हंगर स्ट्राइक शुरू किया था। अब डेट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ सोर्सेस सितंबर 10 कह रहे हैं, कुछ 12। हालांकि हिंसा भड़कने के बाद उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया और शांति बनाए रखने की अपील भी की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाई हिंसा उनके आंदोलन के मकसद को नुकसान पहुंचाती है। उनके अलावा 2 मुख्य संगठन हैं जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। एक है लेह एपेक्स बॉडी यानी एलएबी और दूसरी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए। ये दोनों मिलकर प्रदर्शनों को दिशा दे रहे हैं। ओके, तो ये जो कोर डिमांड्स हैं, इनको थोड़ा खोलते हैं। प्रदर्शनकारी असल में मांग क्या रहे हैं? व्हाट आर द कोर डिमांड्स? देखिए, इनकी 4 मुख्य मांगे हैं। 4 कोर डिमांड्स कह सकते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा यानी स्टेटहुड। अभी वो यूनियन टेरिटरी यूटी है, तो उसे बदलकर पूर्ण राज्य बनाया जाए। इससे क्या होगा? उन्हें ज्यादा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिलेगी, मतलब राजनीतिक स्वायत्तता, अपने फैसले खुद लेने की शक्ति। दूसरी बड़ी मांग है संविधान की 6th शेड्यूल के तहत सुरक्षा। इसे लद्दाख में लागू किया जाए। इसका मकसद है लद्दाख की जो यूनिक ट्राइबल आइडेंटिटी है, उनकी विशिष्ट जनजातीय पहचान, कल्चर, जमीन, संसाधन, उनको बाहरी हस्तक्षेप से बचाना। तीसरी मांग है लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग-अलग लोकसभा सीटें। अभी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उनका मानना है कि अलग सीटें होंगी तो दोनों क्षेत्रों का संसद में बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो सकेगा। और चौथी मांग है जॉब रिजर्वेशंस। लद्दाख के स्थानीय युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। ये मांगे क्यों उठ रही हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। खासकर इसलिए क्योंकि अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा और जम्मू एंड कश्मीर का पुनर्गठन हुआ था, तब लद्दाख को यूटी बनाया गया था। और जहां तक मुझे याद है, ये तो पहले वहां के लोगों की, खासकर लेह क्षेत्र की जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी आबादी है, उनकी एक पुरानी मांग भी थी। वो जेएनके से अलग पहचान चाहते थे। तो ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना कि जिस यूटी दर्जे की मांग वो दशकों से कर रहे थे, वही दर्जा मिलने के कुछ काल बाद ही अब पूर्ण राज्य की मांग। ये मोहभंग क्यों हुआ? हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। यूटी का दर्जा शुरू में वाकई मांगा गया था, इसमें कोई शक नहीं। दशकों पुरानी मांग थी ये।
लेकिन 2019 में यूटी बनने के बाद शायद ज़मीनी हकीकत वैसी नहीं रही जैसी उम्मीद थी। लोगों को धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि उन्हें वो अधिकार और वो लोकल पावर्स नहीं मिली जिनका शायद वादा किया गया था या जिसकी उन्हें उम्मीद थी। डायरेक्ट सेंट्रल रूल मतलब सीधे केंद्र के शासन से एक तरह का डिसइल्यूजनमेंट हुआ है, मोहभंग कह सकते हैं। उन्हें लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल बढ़ गया है और जो स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जैसे कि हिल काउंसिल्स के सदस्य, उनकी शक्तियां सीमित हो गई हैं। डिसीजन मेकिंग में उनकी भूमिका कम हो गई है, ऐसा उनका मानना है। तो अब डर किस बात का है? What are the main concerns driving these demands now? मतलब क्या खतरा महसूस हो रहा है उन्हें? चिंता असल में इस बात की है कि विशेष संवैधानिक दर्जे के बिना, खासकर 6th शेड्यूल प्रोटेक्शंस के बिना, लद्दाख के जो यूनिक कल्चर है, भूमि अधिकार यानी लैंड राइट्स हैं, संसाधन हैं और वहाँ का बेहद नाजुक फ्रैजाइल इकोसिस्टम है, वो सब बाहरी इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स और जो संभावित डेमोग्राफिक चेंजेस हो सकते हैं, उनके सामने असुरक्षित हो जाएंगे। उन्हें डर है कि बाहर से लोग आकर उनकी ज़मीनें खरीद सकते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल या टूरिज्म प्रोजेक्ट्स शुरू हो सकते हैं, जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और धीरे धीरे उनकी अपनी विशिष्ट पहचान और संस्कृति कमज़ोर पड़ जाएगी। लोकल कंट्रोल कमज़ोर होने का डर ये सबसे बड़ा है। एक्टिविस्ट्स का ये भी आरोप है, जैसा आपने कहा, कि बीजेपी ने 2020 के लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी LAHD इलेक्शंस के समय 6th शेड्यूल जैसा दर्जा देने का वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। तो वो जो भरोसा टूटा है, उससे भी नाराजगी बढ़ी है। ये 6th शेड्यूल, छठी अनुसूची का जिक्र बार बार आ रहा है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से तो ये बहुत ही अहम है। थोड़ा विस्तार से बताइए, आखिर ये है क्या और लद्दाख के लिए इतना जरूरी क्यों है? बिल्कुल। 6th शेड्यूल भारतीय संविधान के आर्टिकल 244(2) और आर्टिकल 275(1) के तहत आता है। करंटली ये नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ ट्राइबल एरियाज में लागू है। अच्छा, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव? इसका मुख्य उद्देश्य है इन राज्यों की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके अधिकारों की रक्षा करना। इसमें उनकी जमीन यानी लैंड, जंगल यानी फॉरेस्ट्स, पानी, अन्य नेचुरल रिसोर्सेज और उनकी जो यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है, उसको बचाना शामिल है। ये प्रावधान उन्हें बाहरी एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं और उन्हें स्वशासन यानी सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रदान करते हैं। बेसिकली ये उन्हें अपने मामलों का प्रबंधन खुद करने की शक्ति देता है। इसमें खास प्रावधान क्या हैं? मतलब क्या स्पेसिफिक पावर्स मिलती हैं? ये काउंसिल्स कैसे काम करती हैं? इसके तहत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और जहां जरूरी हो ऑटोनोमस रीजन्स बनाए जाते हैं। इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और रीजनल काउंसिल्स का गठन होता है। काउंसिल में मैक्सिमम 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 4 सदस्य गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जबकि 26 सदस्य वयस्क मताधिकार यानी अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर चुनाव के जरिए आते हैं। चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, अनलेस काउंसिल को पहले भंग न कर दिया जाए। नॉमिनेटेड सदस्य गवर्नर के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इन काउंसिल्स को कई महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है, जैसे जमीन का प्रबंधन, जंगल प्रबंधन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट को छोड़कर नहर या जल मार्ग का उपयोग, झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, गांव या नगर का प्रशासन, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति रिवाज यानी सोशल कस्टम्स वगैरह। हाँ, लेकिन इन कानूनों के लिए गवर्नर की सहमति यानी असेंट जरूरी होती है। ये काउंसिल्स जनजातीय समुदायों के बीच होने वाले मुकदमों, सूट्स और केसेस की सुनवाई के लिए गांव अदालतें यानी विलेज कोर्ट्स या क्षेत्रीय अदालतें स्थापित कर सकती हैं। ये प्राइमरी स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, मार्केट्स, फेरीज, फिशरीज, रोड्स वगैरह का निर्माण या प्रबंधन भी कर सकती हैं। और तो और ये कुछ खास तरह के टैक्स जैसे भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू और अन्य स्थानीय कर लगा सकती हैं और उन्हें कलेक्ट भी कर सकती हैं। तो लद्दाख इसे क्यों चाहता है? क्या चीज लद्दाख पर एलिजिबल बनाती है इसके लिए? और क्या ये संभव भी है?
देखिए, जैसा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी NCST ने भी पॉइंट आउट किया है, लद्दाख की 90% से ज़्यादा आबादी जनजातीय है, ट्राइबल है। कुछ आंकड़े अगर देखें तो लेह जिले में करीब 66.8%, नूब्रा में 73.35%, खालसी में तो 97% से भी ज़्यादा, कारगिल जिले में 83.49%, सांकू में करीब 90% और ज़ांस्कार में तो लगभग 99% आबादी ट्राइबल है। ओवरऑल फिगर 90% से ऊपर है। कुछ सोर्सेज तो 97% तक बताते हैं। यहाँ बाल्टी, बेदा, बोटो, ब्रोकपा, ड्रोकपा, जिन्हें दार्द या शिन भी कहते हैं, चांगपा, गर्रा, मौन और पुरीकपा जैसी कई प्रमुख जनजातीय समुदाय रहते हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट कल्चरल हेरिटेज है। और NCST ने खुद लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने की रिकमेंडेशन दी है। अगर ऐसा होता है तो लद्दाख इस अनुसूची में शामिल होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बन जाएगा। इसके लिए संविधान में संशोधन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी, क्योंकि मौजूदा प्रावधान सिर्फ राज्यों के लिए हैं, यूटीज के लिए नहीं। लोगों का मानना है कि इससे उन्हें अपनी जमीन और सांस्कृतिक पहचान को बचाने में मदद मिलेगी, लोकतांत्रिक तरीके से शक्तियों का हस्तांतरण यानी डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स होगा और विकास के लिए ज्यादा फंड्स भी मिल सकेंगे। अच्छा, अब इस पूरी स्थिति पर सरकार का क्या कहना है? व्हाट इज द गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव? उनका क्या पक्ष है इस पर? यूनियन होम मिनिस्ट्री MHA ने एक विस्तृत बयान जारी किया है। सरकार का कहना है कि जो हालिया हिंसा हुई वो सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स की वजह से भड़की। MHA ने खास तौर पर वांगचुक द्वारा अपने भाषणों में अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेंजी प्रोटेस्ट्स का जिक्र करने को उकसाने वाला, इंसाइटिंग माना है। MHA के अनुसार भीड़ ने पहले हंगर स्ट्राइक स्थल छोड़ा, फिर एक राजनीतिक दल BJP के कार्यालय और लेह के मुख्य कार्यकारी पार्षद CEC के सरकारी दफ्तर पर हमला किया, आगजनी की, सिक्योरिटी पर्सनल पर हमला किया और पुलिस की गाड़ी को भी जला दिया। इस हमले में 30 से ज्यादा पुलिस और CRPS कर्मी घायल हुए हैं। MHA का कहना है कि पुलिस को आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी, जिसमें दुर्भाग्यवश 4 लोगों की मौत हुई। क्या सरकार प्रदर्शनकारियों से बात कर रही है? इज देयर एन ऑनगोइंग डायलॉग प्रोसेस? सरकार उनकी मांगों पर क्या कर रही है? सरकार का कहना है कि वो ले एपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत डायलॉग कर रही है। इसके लिए जनवरी 2023 में गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड कमेटी HPC बनाई गई थी, जिसका काम ही इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। सरकार के मुताबिक इस बातचीत से अभूतपूर्व परिणाम फिनोमिनल रिजल्ट्स मिले हैं, जैसे कि लद्दाख शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST के लिए रिजर्वेशन 45% से बढ़ाकर 84% करना, हिल काउंसिल्स में महिलाओं के लिए 13 आरक्षण देना, भोटी और पुर्गी भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेजेस घोषित करना और विभिन्न विभागों में लगभग 1800 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करना। सरकार का आरोप है कि कुछ राजनीति से प्रेरित व्यक्ति, पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स, इस बातचीत की प्रगति से खुश नहीं है और वे डायलॉग प्रोसेस को बाधित मतलब साबिताज करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बातचीत की क्या योजना है? कोई नेक्स्ट स्टेप्स तय हुए हैं? सरकार के बयान के अनुसार हाई पावर्ड कमेटी HPC की अगली बैठक अक्टूबर 6 को होनी तय है। इसके अलावा सितंबर 25 और 26 यानी आज और कल भी लद्दाख के नेताओं के साथ बैठकें निर्धारित हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री BD मिश्रा, उन्होंने हिंसा की निंदा की है और इसे लद्दाख की शांति भंग करने की साजिश, कंस्पिरेसी बताया है। साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। सरकार ने लोगों से पुराने या भ्रामक वीडियो सर्कुलेट न करने की अपील भी की है और दोहराया है कि वो लद्दाख के लोगों की एस्पिरेशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के प्रति कमिटेड है। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक और बाकी कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? व्हाट्स द प्रोटेस्टर्स काउंटर आर्ग्यूमेंट? वो सरकार के दावों पर क्या कह रहे हैं? सोनम वांगचुक ने हिंसा भड़काने के आरोपों से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि ये युवाओं के सालों से जमा हो रहे फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। उन्होंने फिर से शांति की अपील करते हुए कहा कि हिंसा उनके आंदोलन के उद्देश्यों को सिर्फ नुकसान पहुंचाती है। उनका ये भी कहना है कि शांतिपूर्ण तरीकों जैसे कि पत्र लिखना, मीटिंग्स करना, उनसे उनकी मांगों को लगातार अनसुना किया जा रहा था, इसीलिए उन्हें हंगर स्ट्राइक जैसा कठोर
कठोर कदम उठाना पड़ा। प्रदर्शनकारी नेताओं का ये भी कहना है कि सरकार के साथ बातचीत मई के बाद प्रभावी रूप से रुक गई थी और सिर्फ डोमिसाइल पॉलिसी जैसे कुछ मुद्दों पर ही थोड़ी सहमति बनी थी, जबकि उनकी जो कोर डिमांड्स हैं, स्टेटहुड और 6th शेड्यूल, उन पर कोई ठोस प्रगति, कोई कॉन्क्रीट प्रोग्रेस नहीं हुई थी। तो वो सरकार के दावों को पूरी तरह से सही नहीं मानते। बिल्कुल। अब आते हैं मुद्दे की जड़ पर। इस पूरे मामले के वाइडर इम्प्लीकेशंस क्या हैं, खासकर इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर और ट्राइबल राइट्स के लिहाज से? यूपीएससी एनालिसिस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। ये घटना कई महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक सवाल खड़े करती है और इसके दूरगामी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। पहला तो फेडरलिज्म यानी संघवाद। यह मामला सेंटर स्टेट यूटी संबंधों पर एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। यह दिखाता है कि पावर डिवोल्यूशन, शक्तियों का हस्तांतरण और रीजनल एस्पिरेशंस को अकोमोडेट करना कितना जटिल हो सकता है, खासकर लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिक बॉर्डर रीजन्स में। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स और लोकल ऑटोनॉमी की मांगों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा, ट्राइबल राइट्स, जनजातीय अधिकार। ये घटना रेखांकित करती है कि 6th शेड्यूल जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स ट्राइबल कम्युनिटीज की जमीन, संस्कृति, पहचान को बचाने के लिए कितने जरूरी हैं, खासकर ऐसे समय में जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और आउटसाइड इन्फ्लुएंस का दबाव बढ़ रहा हो। एनसीएसटी की रिकमेंडेशन के बावजूद इसे लागू न करना, ये ट्राइबल राइट्स के डिस्कोर्स में एक अहम मुद्दा बन गया है। तीसरा, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह मामला संविधान के आर्टिकल 3 की प्रक्रिया को भी स्पॉटलाइट में लाता है, जिसके तहत पार्लियामेंट नए राज्य बना सकती है या मौजूदा राज्यों यूटीज की सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। इसमें संबंधित राज्य विधानमंडल की भूमिका सिर्फ कंसल्टेटिव होती है, बाइंडिंग नहीं। 2019 में जे&के का पुनर्गठन इसी अनुच्छेद के तहत हुआ था। लद्दाख का मौजूदा संकट दिखाता है कि ऐसे निर्णयों के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और स्थानीय लोगों की सहमति या असहमति का कितना महत्व है। चौथा, पॉलिटिकल डायमेंशन, राजनीतिक आयाम। इसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी जोरों पर है। जैसा कि सोर्सेस बताते हैं, बीजेपी कांग्रेस पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही है, इसे जेन जी रेवोल्यूशन का झूठा नकाब बता रही है। वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार पर स्थिति को सही ढंग से न संभालने, मिसहैंडलिंग और बातचीत में देरी करने का आरोप लगा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला इसे जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल न होने से जुड़ी वाइडर डिसकंटेंट से जोड़ रहे हैं। यह दिखाता है कि यह मुद्दा सिर्फ स्थानीय नहीं है, बल्कि नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप का भी हिस्सा बन चुका है। और पांचवां, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, भारत पर प्रभाव। लद्दाख एक संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र है। सीमाएं चीना और पाकिस्तान से लगती हैं। इस क्षेत्र में अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी भारत के नेशनल इंटरेस्ट्स में कतई नहीं है। इसलिए स्थानीय आकांक्षाओं को सेंसिटिविटी के साथ संबोधित करना और बातचीत के जरिए समाधान खोजना अत्यंत महत्वपूर्ण, क्रूशियल है। तो अभी लेह में क्या स्थिति है और आगे क्या हो सकता है? व्हाट्स द करंट सिचुएशन ऑन द ग्राउंड एंड व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? फिलहाल लेह में कर्फ्यू लागू है। हालांकि रिपोर्टों के अनुसार स्थिति अब नियंत्रण में है। अतिरिक्त सीआरपीएफ बलों की तैनाती की गई है। बिना प्रायर अप्रूवल के रैलियों और सभाओं पर रोक लगा दी गई है। सेक्शन 163 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BSS के तहत, जो पहले सीआरपीसी की धारा 144 हुआ करती थी, अब सभी की नजरें आने वाली बातचीत पर टिकी हैं। सितंबर 25-26 की बैठकें और अक्टूबर 6 की हाई पावर्ड कमेटी की बैठक, डायलॉग ही आगे का रास्ता तय करेगा। सोनम वांगचुक ने भी नॉन वायलेंट तरीके से आंदोलन जारी रखने की बात कही है। देखना ये होगा कि क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच उनकी कोर डिमांड्स पर कोई आम सहमति, कोई कॉमन ग्राउंड बन पाता है या नहीं। स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है, कह सकते हैं। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। क्या आपको लगता है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची जैसी संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, या फिर केंद्र सरकार का मौजूदा प्रशासन ही पर्याप्त है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यू आर वॉचिंग UPSC Civil 360, द ओनली अपसी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।